हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सनी कुमार और आप देख रहे हैं BRS धनिया 2। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 2 करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों, वहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया होने के उपरांत एक ठोस पदार्थ अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है उसे ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसा दोस्तों लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल आप लोगों को दिख रहा होगा, लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड, और इस सोडियम क्लोराइड को हम सिल्वर नाइट्रेट के अगर विलयन में डालते हैं तो हमारा एक अवक्षेप सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है जो उस विलयन में नहीं घुलता है और हमारा घुला हुआ पदार्थ एक बन जाता है सोडियम नाइट्रेट। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारा सिल्वर क्लोराइड होता है वो एक अवक्षेप पदार्थ होता है। आगे दोस्तों लिखा हुआ है कि हम उदासीनीकरण अभिक्रिया हम किसे कहेंगे, तो लिखा हुआ दोस्तों वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई भस्म अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है उसे ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसा एक हमारा क्षार लिया गया है जिसे भस्म कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH है, और एक अम्ल लिया गया है HCl है, और इससे जब अभिक्रिया कराई जाती है तो एक हमारा लवण बनता है NaCl बनता है और हमारा एक जल प्राप्त होता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया हम किसे कहेंगे दोस्तों, जब कोई अम्ल रहेगा जब भस्म से अभिक्रिया करता है तो वह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया बनता है जिसमें लवण और जल प्राप्त होता है। आगे दोस्तों लिखा हुआ है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हम किसे कहेंगे, लिखा हुआ है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक प्रकाश के उपस्थिति में बनता है या अपघटित होता है उसे ही हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे हमारा बना था यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड जो बना था अवक्षेप के रूप में, इस अवक्षेप को अगर हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो हमारा सिल्वर और हमारा क्लोरीन गैस अलग हो जाता है। आगे देख सकते हैं जो हमारा पेड़ पौधा होता है वो अगर वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वो अपने जड़ों जो होते हैं उसके जड़ जो होते हैं उससे वो जल प्राप्त करता है, जल लेता है, और यह प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, जैसे ये ग्लूकोज बनाता है और ये हमारा ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। तो इस प्रकार का जो अभिक्रिया रहेगा दोस्तों इसे ही हम बोलेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, जो प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होता है या बनता है। आगे लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है कि AgI लिखा हुआ है कि सिल्वर आयोडाइड, इस सिल्वर आयोडाइड पर जब ये प्रकाश पड़ता है तो ये टूट जाता है, अपघटित हो जाता है सिल्वर और आयोडीन में। लिखा हुआ है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम किसे कहेंगे, लिखा हुआ है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किन्हीं दो यौगिकों के बीच, लिखा हो दोस्तों कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किन्हीं दो अभिकारकों के बीच अभिक्रिया होने के उपरांत उत्पाद के रूप में ऊष्मा निकलता है तो उसे ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा, फिर से देख लेते हैं। लिखा हुआ कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किन्हीं दो अभिकारकों के बीच अभिक्रिया होने के उपरांत उत्पाद के रूप में ऊष्मा निकलता है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं उत्पाद के रूप में ऊष्मा निकल रहा है। जब हम कार्बन को जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और हमारा पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा निकलता है। तो दो अभिकारकों के बीच अभिक्रिया होने के उपरांत ऊष्मा निकलता है तो उसे ही हम बोलेंगे दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। आगे इसी का उल्टा होता है दोस्तों ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। लिखा हो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किन्हीं दो अभिकारकों के बीच अभिक्रिया होने के समय पर्याप्त ऊष्मा का शोषण होता है या आवश्यकता होती है उसे ही ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन जब रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से करता है अभिक्रिया तो उसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसके बाद ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है। इसके उत्पाद के रूप में ऊष्मा नहीं निकलता है, ये अभिक्रिया होने जब ये अभिक्रिया होती है तभी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों उसे ही बोलेंगे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। आगे दोस्तों लिखा हुआ है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया हम किसे कहते हैं, साधारण सा परिभाषा यहाँ देख सकते हैं। लिखा हुआ है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से
ऑक्सीजन का संयोग होता है, तो उसे ही हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है कार्बन है और कार्बन को जब जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। यहाँ देख सकते हैं किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, अगर ये ऑक्सीजन का संयोग नहीं होता तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनाता। आगे जब सल्फर को जलाया जाता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तब यह सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। आगे दोस्तों यहाँ चलते हैं, लिखा हुआ है अवकरण अभिक्रिया हम किसे कहेंगे, इसी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उल्टा होता है। इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है लेकिन इसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है। लिखा हुआ ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग होता है उसे ही अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इसका जब रिएक्शन करवाया जाता है, अभिक्रिया करवाया जाता है तो हमारा एक HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। यहाँ देख सकते हैं अगर यह हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं आता, इसका संयोग नहीं होता तो हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं बनाता। आगे लिखा है दोस्तों कॉपर ऑक्साइड है और इसको जब अभिक्रिया कराया जाता है हाइड्रोजन से तो कॉपर बनता है और H2O बनता है। यहाँ आप देख सकते हैं अगर ये हाइड्रोजन का संयोग यहाँ नहीं होता तो ये हमारा जल नहीं बनाता। ये सिंगल रूप में है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है जिसके कारण यह हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी होगा। दोस्तों आगे पढ़ेंगे, इसलिए रेडॉक्स अभिक्रिया का भी उदाहरण हो सकता है। आगे दोस्तों लिखा हुआ है रेडॉक्स अभिक्रिया, जानते हैं इसके बारे में। लिखा हुआ ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किन्हीं दो अभिकारकों के बीच अभिक्रिया होने के उपरांत हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों का संयोग होता है, उसे ही हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों इसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का भी संयोग होगा और ऑक्सीजन का भी संयोग होगा। देख सकते हैं H2+O2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा जल बनता है, H2O बनता है। यहाँ पर हाइड्रोजन का भी संयोग हो रहा है और ऑक्सीजन का भी संयोग हो रहा है। आगे यहाँ देख सकते हैं लिखा कॉपर ऑक्साइड, यही एग्जांपल लिया गया है। कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा कॉपर बनता है और H2O बनता है। आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है और यहाँ ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन का भी संयोग हो रहा था। इस प्रकार की जो आप लोगों को अभिक्रिया देखने के लिए मिलेगी दोस्तों, उसे ही हम बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। आगे दोस्तों लिखा हो कि हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण एवं अवकरण का प्रभाव, जब हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण एवं अवकरण का क्या क्या प्रभाव होता है वही देखने वाले हैं। लिखा हो भोजन का पचना, हम जब खाना खाते हैं तो हमारा भोजन कैसे पचता है, तो इसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण की प्रक्रिया होती है लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता है कि क्या चीज़ हो रहा है। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, कि इस प्रश्न के माध्यम से जानेंगे। लिखा दोस्तों भोजन का पचना, हमारा भोजन जो होता है मतलब हम जब खाना खाते हैं तो हमारा भोजन कैसे पच जाता है, इसमें ऑक्सीकरण की अभी प्रक्रिया होती है कि अवकरण की प्रक्रिया होती है, जानते हैं। लिखा कि हमारे भोजन में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जब हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं या जो भी अन्य फल फ्रूट खाते हैं तो उसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो पाचन क्रिया के फलस्वरूप स्टार्च में अपघटित होकर ग्लूकोज बनाता है। जब हम खाना कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं तो हम ये पाचन क्रिया के फलस्वरूप स्टार्च में अपघटित होकर ग्लूकोज बनाता है और ये ग्लूकोज बनाता है ग्लूकोज बनाता है और यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो आगे देश लिखा हुआ है जो हमारा ग्लूकोज होता है जो पाचन क्रिया के फलस्वरूप स्टार्च में अपघटित होकर ग्लूकोज बना रहा है और यह ग्लूकोज हमारे शरीर के कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिलीज कर रहा है और जल भी रिलीज करता है और जो हमारा ये जो ऊर्जा होती है ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है।
तो लिखा हुआ है भोजन का दुर्गंधित होना। हमारा भोजन जब हम खाना बनाते हैं तो बनाने के बाद कुछ समय तक उसे अगर छोड़ देते हैं तो उसमें एक गंध आना स्टार्ट हो जाता है। जानते हैं कि यह किस कारण से होता है। लिखा हुआ दोस्तों कि जब किसी भोज्य पदार्थ को खुली वायु में छोड़ दिया जाता है तो वह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसके कारण उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है, जिसे भोजन का दुर्गंधित होना कहते हैं। तो जब हम भोजन को हम दोस्तों लंबी समय तक खुली वायु की उपस्थिति में छोड़ देंगे तो वह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वह भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसके कारण भोजन में गंध आने लगती है। तो इसमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रही है दोस्तों। आगे दोस्तों लिखा हो कि भोजन को दुर्गंधित होने से हम कैसे बचा सकते हैं। लिखा हो कि वसायुक्त तो भोजन में एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ मिला करके हम इसे बचा सकते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट एक हमारा पदार्थ होता है, अगर उस पदार्थ को अपने भोज्य पदार्थ में अगर मिला दें तो हमारा भोज्य पदार्थ लंबे समय तक चलेगा, ये खराब नहीं होगा। आगे दोस्तों लिखा हुआ है भोजन को हम रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज वगैरह में हम रख सकते हैं, जिसके कारण वो ठंडा रहेगा तो हमारा ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर पाएगा, जिसके कारण वो हमारा भोजन खराब नहीं होगा। आगे दोस्तों लिखा है भोजन को वायु रोधक बर्तन में रख सकते हैं, जहाँ पर वायु प्रवेश नहीं करती है वहाँ पर हम भोज्य पदार्थ को रख सकते हैं।